नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम का। इकोनॉमिकम में आज अर्थात पर चर्चा होगी। इकोनॉमिकम में आज आपके सवालों के जवाब होंगे। इकोनॉमिकम में आज इनकम की बात होगी और चलते चलते एक खास किताब के बारे में अंशुमान जी आज आपको बताएंगे। अर्थात की नई किस्त के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बताएं कि आज विषय क्या है। अगर आप हमारे मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो हमने आपको पहले ही बताया था कि आज हम चर्चा करेंगे चीन पर। चीन चर्चा में है क्यों? चीन इन दिनों चर्चा में है अपनी रुकती फैक्ट्रियों को लेकर, टूटती खपत को लेकर, गिरते युआन को लेकर, गहराती मंदी को लेकर, छूटती नौकरियों को लेकर, लड़खड़ाते बैंकों को लेकर। ये सब कुछ चीन में एक साथ चल रहा है। आंकड़े लगातार आ रहे हैं, निर्यात भी टूट रहा है, आयात भी सिकुड़ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? चीन तो पूरी दुनिया की फैक्ट्री है। चीन में बनता है, दुनिया उपभोग करती है, खपत करती है। चीन तो दुनिया में सबसे बड़ा आयातक है। दुनिया बेचती है तो चीन खरीदता है। चीन आगे बढ़ता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था संभल जाती है। चीन में ऐसा क्या हो गया कि ये सब कुछ तितर बितर गड्ढमड्ढ सा लड़खड़ाता हुआ सा लगने लगा? आज हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। चीन में वो कौन सी खामियां हैं, वो कौन सी दरारें हैं जो दरअसल दिखने लगी हैं। अर्थव्यवस्था में वो कौन सी टूटन है, वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो अब ये बता रही है कि चीन का संकट अब लंबा चल सकता है। चीन में ये संकट आया क्यों, कितना गहरा ये संकट है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इस बात की शुरुआत चीन के इतिहास के दो नायकों के साथ हो रही है। एक हैं शेन शेंग और दूसरे हैं झोउ याफू। अब अगर आपकी चीन में बहुत दिलचस्पी नहीं होगी, चीन में भी होगी, चलिए उसके इतिहास में नहीं होगी, तो आपने इनके नाम नहीं सुने होंगे। तो पहले यही समझते हैं कि जब एक तरफ चीन में मंदी की चर्चाएं हो रही हैं तब इन्हें याद क्यों किया जा रहा है। सर, क्या माजरा है ये? इकोनॉमिका में आप सबका स्वागत है। चीन पर चर्चा इसलिए, जैसे शुभम ने आपको बताया कि संदर्भ ये कि अचानक चीन जो कई अलग अलग तौर तरीकों से, वजहों से भारत की चर्चाओं में रहता है या भारत की खबरों में रहता है, वहाँ से एक बिल्कुल अलग तरीके की खबरें आना शुरू हुई हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। और वो खबरें भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना जिनका संदर्भ समझने के लिए हम आपको चीन के बारे में वो चीज़ें बताएंगे जो शायद आपको उन खबरों की सुर्खियों में नहीं मिलती हैं, और उसके भीतर क्या चल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग टरबाइन, अचानक उसमें इतनी सारी चीज़ें एक साथ क्यों शुरू हो गई, जिनका जिक्र शुभम ने विस्तार से किया। पर इसके साथ दिलचस्प ये है कि चीन को देखने के दो तरीके हैं। चीन को देखने का एक तरीका है शुभम, चीन को अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाए, और चीन को देखने का दूसरा तरीका है एक राजनीतिक एनिग्मा के तौर पर, राजनीतिक पहेली के तौर पर देखा जाए। और पूरी दुनिया हमेशा चीन की अर्थव्यवस्था को, चीन की राजनीति, चीन की कूटनीति और चीन की अर्थनीति मिलाकर देखती है। दुनिया में ऐसा किसी अन्य दूसरे देश के साथ नहीं होता। अमेरिका, यूरोप या जापान के में राजनीति और अर्थनीति को अलग अलग देखा जाता है। चीन में हमेशा चीन की राजनीति, कूटनीति, चीन के तमाम पैतरे, उसके अंदर छिपे हुए तमाम रहस्य, उन सबको एक साथ संयुक्त रूप से देखा जाता है। और वहाँ वो सब मिलकर हमारे सामने चीन की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो एक बेहद रहस्यमय सा देश है, जिसके पास अकूत आर्थिक ताकत है, बड़ी रक्षा क्षमताएं हैं, वो दुनिया में कहीं भी कुछ भी चुपचाप करता रहता है, पता नहीं चलता है। इस तरीके की छवि हमारे सामने चीन की है। और जो खबरें अब चीन से आ रही हैं, ये शायद पिछले 20 साल में, 15 साल में नहीं सुनी गई। 15-20 साल में आपने चीन के बारे में ऐसी खबरें नहीं सुनी होंगी कि चीन में क्या हो रहा है। तो लेकिन हम जब इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, शुभम ने आपको दो नायकों की बात बताई। वो दरअसल इतिहास से ज़्यादा वर्तमान का जिक्र है। किस्सा इतिहास का है, पर ये शुरू भूतिपास से होता है। फिर आज का किस्सा है, पर ये संदर्भ इतिहास का, और यही दिलचस्पी है चीन के पूरे परिदृश्य में। ये किस्सा बहुत ताज़ा है, 3-4 साल पुराना किस्सा है, पर इसमें जिक्र दो इतिहास के नायकों का है। ये कहा जाता है कि माओ ने चीन के लोगों को विद्रोह करना सिखाया था। उन्होंने सिखाया था कि बगावत करना सीखिए, विरोध करना सीखिए। खासतौर से अवामपंथी विचारधारा के साथ जो ताकतवर लोग थे, जो शक्तिशाली सामंत थे, उनके विरोध में खड़े होने की ताकत माओ ने लोगों को दी थी। 1960 के बाद से, माओ के असर के बाद से, 1960 के बाद से चीन के हाई स्कूल के कोर्स में, पाठ्यक्रम में जो साहित्य की कक्षाएं थी, जहां साहित्य पढ़ाया जाता था, वहां एक विद्रोही, एक बगावती, एक बागी शेनशेंग की जीवनी पढ़ाई जाती थी। शेनशेंग क्विन साम्राज्य के विरोध में खड़े हुए क्रांतिकारी थे। भारतीय भाषा में कहें तो क्रांतिकारी थे।
2019 में अचानक शी जिनपिंग ने हाई स्कूल का कोर्स बदल दिया। भारत में भी बहुत सारे सरकारें आती हैं तो कोर्स बदले जाते हैं। 2019 में शी जिनपिंग ने वो कोर्स बदल दिया और उस कोर्स में झोउ याफू की जीवनी शामिल कर दी गई। शेनशेंग का नाम भी शायद ही आपने सुना हो यदि आप चीन के इतिहास से परिचित नहीं हैं, और झोउ याफू का भी नाम शायद सुना हो। और दोनों के किस्से बेहद ज़रूरी अच्छे हैं और महत्वपूर्ण है जानने के लिए चीन की आर्थिक संकट के संदर्भ में जो अभी वहाँ हो रहा है। तो शेनशेंग क्विन साम्राज्य के विद्रोही थे, बगावती थे, और क्विन साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने बगावत की थी और उन्हें उस तरीके के नायकों के तौर पर जाना जाता है जैसा भारत में स्वाधीनता के नायकों को माना जाता है, जिन्होंने सामंतवादी ताकतों के खिलाफ विद्रोह किया था। जबकि झोउ याफू हान डायनेस्टी का जो एक और बड़ी डायनेस्टी थी जिसने चीन पर राज्य किया, उसका एक जनरल था। उसे अपने बेहद सख्त निर्मम नियमों और निर्दयता के लिए जाना जाता था। वो दंड देने में नियम से शासन कराने में और बहुत सख्ती के साथ शासन करने में के लिए मशहूर था। तो शेनशेंग बगावती प्रतीक और झोउ याफू सत्ता की ताकत और सख्ती का प्रतीक। शी जिनपिंग ने 2019 में जब पाठ्यक्रम बदला तो शेनशेंग हटा दिए गए और झोउ याफू आ गए। इसे पढ़ना, इसे दुनिया में जो लोग चीन के साहित्य को करीब से पढ़ते हैं, चीन की अर्थव्यवस्था को करीब से पढ़ते हैं, उन्होंने इस बदलाव में बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की, ऐसा क्या हुआ उसके ताराज से जुड़ते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि कोर्स में परिवर्तन क्यों हुआ। इससे पहले मैं बताएं कि शेनशेंग कौन थे। शेनशेंग का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। शेनशेंग का नाम भारत के कम लोगों ने सुना होगा। दरअसल ईसा से 200 साल पहले चीन पर क्विन शासक राज्य करते थे। क्विन डायनेस्टी का रूल था। ये चीन का सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था जिसने बिखरे हुए चीन का बहुत ही पेचीदा इतिहास है, अलग अलग सामंत थे, वारलॉर्ड्स थे, इनको एकजुट करके पहला समग्र चीन शासन बनाया था और अधिकांश चीन के सबके पूरे हिस्से पर क्विन साम्राज्य ने शासन किया था। क्विन सम्राटों में भी शिचुआंग का नाम काफ़ी बड़े सम्राट के तौर पर लिया जाता है और उनके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है जिसे चीन आज भी याद करता है। शिचुआंग ने चीन में मुद्रा इंट्रोड्यूस की, करेंसी लाए। शिचुआंग ने चीन में लिखा कैसे जाए, शब्द कैसे लिखे जाए, लेखन क्या हो, लिपि क्या हो, वर्तनी क्या हो, इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया। शिचुआन ने चीन में बहुत सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए, बनाए, जिसके कारण चीन बाद में आगे बढ़ा। और शिचुआंग को इस तरह से आप जान सकते हैं चीन के बारे में कि चीन में जब भी आप चीन के बारे में जो दृश्य देखते हैं उनमें चीन में 2 स्मारक हमारी निगाह में आते हैं शुभम। एक चीन की विशाल दीवार और दूसरा टेराकोटा मिट्टी या आर्मी के बने हुए सिपाही, जो हमें अक्सर चीन के मामले में चीन की पहली छवि के तौर पर आते हैं। तो ये जो मानवाकार टेराकोटा आर्मी के सिपाही थे, ये जिस मकबरे से, जिस स्मारक से निकले थे, वो शिचुआंग का ही मकबरा है। ये क्विन सम्राट शिचुआंग का मकबरा है जहाँ वो टेराकोटा आर्मी बनी थी। इसका दिलचस्प किस्सा है कि शिचुआंग ने वो मकबरा क्यों बनवाया था और उसमें ये मानवाकार सिपाही क्यों खड़े किए गए थे। लेकिन क्विन साम्राज्य ने जो कुछ किया चीन को एकजुट करने के लिए, वहाँ मानकीकरण करने के लिए, तमाम नई व्यवस्थाएं लाने के लिए, उससे अलग एक तस्वीर और थी। क्विन साम्राज्य बेहद क्रूर और निर्मम था। राजा बहुत निर्मम थे और अत्याचार करते थे। क्रांति के जब शुरुआती दशक थे चीन में तो माओ और उसके क्रांतिकारी समर्थक लोग क्विन साम्राज्य के खिलाफ चीन के लोगों की बगावत को अपना की प्रेरणा मानते थे और इन्हीं बगावत की प्रेरणाओं में था किसान शेनशेंग। शेनशेंग ने सिंहासन के खिलाफ, क्विन साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठाया था और ये कहते हुए कहा था कि उसे पता है कि उसके पास ताकत नहीं है, लेकिन वो जब आवाज़ देगा तो उसकी आवाज़ पूरे चीन में सुनी जाएगी। शेनशेंग की बगावत काम नहीं आई। क्विन साम्राज्य उसकी तुलना में बहुत ताकतवर था, बहुत छोटा सा बगावती था, जैसा आमतौर पर होता है बगावतों का, उसकी बगावत कुचल दी गई। लेकिन चीन के इतिहास में, कथाओं में शेनशेंग को क्रांति के शुरुआती नायकों के तौर पर स्वीकार कर लिया गया और इसकी कहानी, इसकी जीवनी चीन की पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती रही। 1960 से शुरू हुआ, 2019 तक पढ़ाई जाती रही। सर, आपने कहा कि वो चीन में क्रांति के जो नायक थे उनका सिरमौर हो गया, फिर जब नायक था तो उसे पाठ्यक्रमों से हटाया क्यों गया? और पाठ्यक्रमों से हटाया क्यों गया, ये दिलचस्प किस्सा है और यहीं से हम चीन की अर्थव्यवस्था के सूत्र पकड़ते हैं। 2019 में शी जिनपिंग की सरकार ने पाठ्यक्रमों में बदलाव किया। शेनशेंग की जीवनी को वहाँ से हटा दिया गया। कारण इसका आर्थिक था। हुआ ये कि 2018 में चीन में आर्थिक सुस्ती के पहले संकेत दिखाई दिए।
पहली बार ये पता चला कि चीन की अर्थव्यवस्था, चीन की विराट औद्योगिक मशीन धीमी पड़ रही है। 7% से नीचे की विकास दर आई। 2018 का साल था जब चीन की आर्थिक विकास दर 7% से नीचे आ गई। चीन की अर्थव्यवस्था में 7% से नीचे की दर कई सारी चुनौतियों की वजह थी, जिनका का प्रस्फुटन या प्रतिफलन अब हम कोविड के बाद आप आते हुए देख रहे हैं। दुनिया में खबर फैल गई कि दुनिया की फैक्ट्री धीमी पड़ने लगी है, उत्पादन घटने लगा है, नौकरियां कटने लगी, तनख्वाहें कम होने लगी। चीन में हड़तालें और आंदोलन शुरू हो गए। 2018 से ही हड़तालें और आंदोलन शुरू हो गए। और आज जब आप सुर्खियों में ये खबर पढ़ते हैं ना कि चीन ने अपने बेरोजगारी के आंकड़े रोक लिए हैं, तो हमें ये आश्चर्य होता है जानकर कि इस समय रोक लिए हैं, पर ऐसा नहीं। चीन में ये सारी कवायद 2018 से चल रही, क्योंकि समस्या 2018 से शुरू हुई। अब विरोध के आंदोलन इतने तेज थे, क्योंकि चीन का मीडिया स्वतंत्र नहीं है और वो कुछ रिपोर्ट नहीं करता, दुनिया में बहुत समय बाद पता चलता है। ये आंदोलन इतने तेज थे शुभम की जो मार्क्सवादी संगठन थे और चीन के बाकी कम्युनिस्ट संगठन थे, स्टूडेंट और टीचर, वो भी इसमें शामिल होने लगे। अब क्योंकि माओ ने विरोध सिखाया था, स्कूलों में विरोध पढ़ाया गया था कि अगर सत्ता आपको नौकरी ना दे, जॉब ना दे, तो आपको अपने अधिकार मांगने के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। शेनचेंग की कहानी पढ़ी थी तो विरोध से कैसा डर। आर्थिक मंदी हो, आर्थिक सुस्ती हो और सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएं तो किसी भी अधिनायकवादी राजा शासक के लिए उससे बड़ा खतरा कोई नहीं, उससे बड़ी कोई चुनौती नहीं है। क्योंकि और शी जिनपिंग जिस तरीके के ताकतवर नेता के तौर पर उभरे थे 2017-18 के बाद से, उस परिस्थिति में तो उनके लिए विरोध आंदोलन बहुत बड़ी चुनौती थी। और चीन की अर्थव्यवस्था ढलान पर थी, बड़ी मशीन रुकी तो एकदम तेज़ी से शुरू नहीं हो सकती थी। चीन में सख्ती हुई, गिरफ्तारियां हुई, जैसा होता है चीन में, जैसे भी आंदोलन होते हैं तो उनमें गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसी दौरान शी जिनपिंग की सरकार ने पाठ्यक्रमों से वो सारे संदर्भ हटा दिए जो विरोध को जायज़ ठहराते थे। जो स्कूलों में ये पढ़ाया जाता था कि सत्ता का विरोध करना या अपने अधिकार मांगना उचित है, और इसलिए शेनचेंग चीन के पाठ्यक्रम से बाहर आ गए और उनकी जगह सख्त कानूनों की राज की बात करने वाला, ताकत के साथ विद्रोह को कुचलने वाला नायक जो जनरल था, हान शासन का जो जनरल था झो याफू, वो नया आदर्श बन गया। ये बात हमने आपको 2018-19 की बताई। तब पहिया सुस्त पड़ रहा था, चरमरा रहा था, अब तो रुकने लगा है। बिल्कुल। विदेशी मुद्रा बाजार से लेकर प्रॉपर्टी बाजार तक हर जगह खतरे के इतने बल्ब जल रहे हैं कि कभी लगता है एक बैंक डूब जाएगा, कभी एक रियल एस्टेट कंपनी डूब रही है, युआन की क्या हालत है जो हम आपको अभी आगे बताएंगे। ये वैसा ही पैराडॉक्स है, वैसा ही अंतर विरोध है जिसमें जो आमतौर पर चीन में कभी नहीं देखा गया। तो दुनिया के मंच पर चीन की भीतरी राजनीति में शी जिनपिंग चीन के इतिहास के सबसे कद्दावर और सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे। उनको एम्परर शी कहा जाता है, मतलब उन्होंने अपना कार्यकाल, अब वो हमेशा चीन के राष्ट्रपति रह सकते हैं जब तक वो जीवित रहेंगे। लेकिन जब उनकी ताकत बढ़ रही है तो चीन की अर्थव्यवस्था की ताकत छीजने लगी है और उसकी ताकत उनके हाथ से फिसल रही है, और इसके अपने राजनीतिक और आर्थिक फलित दोनों हैं। तो हम आमतौर पर आपको अर्थव्यवस्था की चर्चाएं आमतौर पर आर्थिक विषयों से शुरू करते हैं, पर चीन बेहद दिलचस्प है। तो चीन की किस्सा हमने वहाँ की राजनीति में जो बदलाव है उससे शुरू किया। चीन की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आज हम राजनीति के रास्ते से घुसते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। चलिए अब चीन की आर्थिक सूरत देखते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तो सबसे पहले चर्चा सर चीन की फैक्ट्रियों की, क्योंकि कहा यह जाता है कि चीन की फैक्ट्रियों में माल बनता है और पूरी दुनिया उसका इस्तेमाल करती है। यहाँ क्या स्थिति है? चीन की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे आयाम हैं, पर हमने कुछ जरूरी आयाम चुने जो हमारे समझ के लिए हैं, क्योंकि दुनिया की हर अर्थव्यवस्था में बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं और चीन तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हर छोटा छोटा उद्योग उसकी अपनी अलग अलग भूमिका है और अलग अलग जगह मंदी या स्लो डाउन के अलग अलग असर हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है निर्यात, एक्सपोर्ट। ये कहा जाता है कि चीन अगर निर्यात नहीं करेगा तो चीन चलेगा नहीं। चीन का मतलब है एक्सपोर्ट, चीन का दूसरा नाम है एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो चीन नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के बाजार के लिए चीन सामान बनाता है। पूरी दुनिया आराम से बैठ के बाजार से सामान खरीद कर लाती है, चीन की फैक्ट्रियां उनका उत्पादन करती हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए एक सामान्य सा सिद्धांत है जो पिछले 20-25 साल से स्थापित है। फिर वो भारत में चाहे आप छोटा सा डिजिटल प्रोडक्ट लेने जाएँ या आप अमेरिका का झंडा खरीदने जाएँ जो कि आप घर पर लगाने वाले हैं, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा चीन से आया होगा। चीन का ग्रोथ टरबाइन या चीन की जो ग्रोथ की मशीन है वो कुछ इस तरह से धीमी पड़ रही कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। जुलाई में चीन का निर्यात 14.5% टूट गया, एकदम 14.5% टूट गया। दुनिया के लिए भी हैरत अंगेज बात थी। क्यों इसका असर है हम आपको बताएंगे कि चीन का निर्यात गिरने से दुनिया को क्यों इतना डर लग रहा है।
अमेरिका और यूरोप चीन के सबसे बड़े बाजार हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा उपभोक्ता रहते हैं, सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर है। वहाँ तो 20% टूट गया निर्यात चीन का। इन बाजारों में सबसे ज़्यादा सामान जाता था, यहाँ से 20% एक्सपोर्ट में गिरावट आई। चीन का निर्यात गिरा तो आयात भी टूट गए, क्योंकि चीन एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं को डिमांड देता है और दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं की डिमांड पूरी करता है। जहाँ कोयला निकलता है, जहाँ आयरन ओर निकलता है, जहाँ कॉपर निकलता है, वहाँ से वो कच्चा माल खरीदता है और उसको तैयार माल में बदलकर मैन्युफैक्चरिंग से उन्हीं बाज़ारों में बेच देता है। चीन में इंपोर्ट तेज़ी से गिरे, यहाँ तक कि कच्चा तेल, जो कि चीन जिसमें पिछले 10-12 साल से लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही थी, उसमें जो ताज़े आंकड़े बताते हैं उसमें कच्चे तेल का, क्रूड का इंपोर्ट 20% गिर गया। यानी चीन की अर्थव्यवस्था में ईंधन की मांग भी कम हो गई और क्रूड की डिमांड भी कम हो गई, तो चीन की मशीन कम पड़ने लगी। इंटीग्रेटेड सर्किट दूसरे में हम आपको वो चुने हुए उत्पाद बता रहे हैं जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि चीन के भीतर क्या हो रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट का इंपोर्ट 17% टूटा। चीन दुनिया में सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड सर्किट इंपोर्टर है। आईसी चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की जान है। हर जो छोटी सी छोटी चीज़ आपको चीन में बनती दिखाई देती है उसमें आईसी लगाए जाते हैं, और चीन इतनी आईसी की खपत करता है, चीन इतना बड़ा महाकाय इलेक्ट्रॉनिक जायंट है कि वो अपने मतलब भर के आईसी भी अपने यहाँ नहीं बना पाता, तो आईसी दुनिया के बाकी देशों से इंपोर्ट करता है। ये दोनों प्रतीक, कच्चा तेल और आईसी, चीन की आर्थिक ताकत के छीजने के, कमजोर पड़ने के प्रतीक हैं, क्योंकि एक से भीतर की खपत के बारे में पता चलता है और दूसरे से निर्यात के बारे में पता चलता है। कच्चा तेल बताता है कि अर्थव्यवस्था के भीतर खपत टूट रही, और आईसी का इंपोर्ट बताता है कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात कम हो रहा है, क्योंकि चीन दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। दुनिया पर इसका दोहरा असर हुआ निर्यात के और आयात के मामले में। चीन चूंकि कच्चे माल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो चीन की मंदी से पहले ही ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका, कनाडा, चिली की माइनिंग कंपनियों में मंदी आ गई, क्योंकि चीन की फैक्ट्रियों में उत्पादन घटने से वहाँ से इंपोर्ट कम होना शुरू हो गया। वो अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से ये निर्यात का आंकड़ा अगर आपको देखिए तो आपको दिखाई देगा कि चीन के निर्यात के आंकड़े में किस तरह से गिरावट आई। 2020 और 2019 का दौर छोड़ दें जब हमने कोविड का दौर देखा था, लेकिन इसके बाद निर्यात थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद वापस नीचे आ गया। लैटिन अमेरिका की माइनिंग कंपनियां परेशान हैं, क्योंकि चीन ही उनका सबसे बड़ा ग्राहक है। जितना खदान से वो अयस्क निकालती हैं, वो दुनिया का कोई अकेला एक देश नहीं खरीद सकता। दूसरी तरफ निर्यात कम होना ये बता रहा है कि यूरोप और अमेरिका के बाजारों में खपत नहीं है, तो चीन की फैक्ट्रियों के पास ना तो कच्चा माल खरीदने की ज़रूरत उन्हें महसूस हो रही, और ना उनका तैयार माल बिक रहा है। ये चीन की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है जहां जो निर्यात से दिखाई देता है। लेकिन सर, इस सुस्ती को रोकने के लिए ही तो राहत पैकेज दिए गए थे। जब राहत पैकेज दिए गए, फिर ये सुस्ती क्यों नहीं रुकी? हाँ, और ये इस सवाल का जवाब चीन की ढांचागत कमजोरी में छिपा है, जो हमें आती दिखाई दे रही है। कोविड के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार ने बेहद बड़ी कोशिशें की। लगता है इसे अमेरिका और यूरोप में जितने बड़े पैकेज नहीं दिए गए शुभम, उससे ज़्यादा बड़े पैकेज चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए दिए। 2020 में कोविड के दौरान चीन की ग्रोथ रेट 2.2% तक गिर गई थी, 2.2% तक आ गई थी, पर पूरी दुनिया में मंदी आई थी। वो एक एक्सेप्शनल अपवाद परिस्थिति थी, लेकिन उस समय चीन ने $3.5 ट्रिलियन का पैकेज इकोनॉमी में पंप किया था। $3.5 ट्रिलियन डाले थे ताकि अर्थव्यवस्था की विकास दर को वापस लाया जा सके। जैसे ही बाजार खुलना शुरू हुए, दुनिया में कारोबार शुरू हुआ, 2021 में विकास दर ने उछाल मारा। वो $3.5 ट्रिलियन का जो विटामिन था, वो विटामिन असर किया और चीन की आर्थिक विकास दर 8.1% पर पहुंच गई, बढ़कर तुरंत। लेकिन इसके बाद वो पेंटअप डिमांड सपोर्टेड ग्रोथ थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके बाद फिर जब ढलान शुरू हुई तो नहीं था। 2021 के बाद से फिर एकदम चीन की अर्थव्यवस्था ढलान की तरफ चली गई। सरकार ने $35 ट्रिलियन का एक और पैकेज डाला उसके बाद, जिसमें टैक्स की रियायतें भी थी, सस्ता कर्ज भी था, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था में फिर रिकवरी के संकेत मजबूती से नहीं मिले। चीन में 2 बड़े उद्योग हैं, जैसे हमने आपको 2 कारोबार विदेशी बाजार के 2 चावल खिचड़ी से पकड़कर बताया कि एक आईसी और एक कच्चा तेल, जिनके जरिए आप चीन की अर्थव्यवस्था की भीतरी स्थिति समझ सकते हैं। वैसे ही चीन में 2 बड़े उद्योग हैं जिनके जरिए आप ये जान सकते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था में जो सरकार की कोशिशें वो सफल क्यों नहीं होती। एक प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का बाजार है, जहां मांग और पूंजी दोनों का संकट है। इस साल के पहले 6 महीने में चीन में प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन में निवेश 8% से ज़्यादा गिरा। चीन की जो 100 शीर्ष रियल एस्टेट कंपनियां हैं, उनकी बिक्री करीब 28% गिरी।
चीन के जीडीपी में इसका की हिस्सेदारी 28% है, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन उद्योग की। सरकार ने इसको एक बार फिर पैकेज दिया। आपने एवरग्रांडे का नाम सुना होगा, आपने कंट्री ब्राउन का नाम सुना होगा। बहुत सारी कंपनियां, चीन की प्रॉपर्टी की कंपनियां एक एक करके डिफ़ॉल्ट हो रही हैं। और दूसरा प्रमुख उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ भी दोनों में हम आपको एक हिस्सा दे, चीन की भीतरी खपत का और एक चीन का के बाहरी निर्यात का है। चीन की भीतरी खपत में प्रॉपर्टी मार्केट डेट मार्केट को भी सपोर्ट करता है, डिमांड भी जनरेट करता है, मशीनरी और बाकी और मजदूरी और जॉब मार्केट को भी सस्टेन करता है और दुनिया से निवेश भी आकर्षित करता है। ये चीन की अर्थव्यवस्था का 28% हिस्सा है, जिसमें क्राइसिस 2019 के बाद शुरू हुई तो ख़त्म ही नहीं हुई, अभी तक चल रही है। प्रॉपर्टी कंपनियां एक एक कर बैंकरप्ट हो रही हैं, डिफ़ॉल्ट कर रही हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, जहां से निर्यात होते हैं सबसे ज़्यादा। चीन में बीते तिमाही में पूर्व में विकास दर 1% से नीचे रह गई। इस साल अभी माना जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था इस साल बहुत ज़्यादा तेज बढ़ेगी, तो 3.2% की दर से आगे जाएगी, जबकि लक्ष्य सरकार का था 5.5% का कम से कम इस साल हासिल करने के लिए। और आपको बता दें कि 1980 के बाद ये पहली बार होगा जब चीन की अर्थव्यवस्था में इतनी कम विकास दर होगी। 1980 के बाद 3.2% की आर्थिक विकास दर होगी। ये आपको चीन की जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आपके सामने स्क्रीन पर है। ये सबको पता है कि चीन की बहुआयामी और विशाल और बहुत कॉम्प्लेक्स अर्थव्यवस्था इतनी कम विकास दर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहाँ पर बहुत सारी ऐसे काम हो सकते हैं, ऐसे घटनाक्रम हो सकते हैं जो इस कमज़ोर विकास दर के सामने से निकल कर आएंगे। तो सर वो चुनौतियाँ कौन सी हैं? ठीक है, ये तो स्थिति आपने बताई, हमने दो चावल जैसे आपने जिक्र किया पकड़ लिए। दो ने बताया कि भारी आयात निर्यात टूट रहा है और दो ने बताया कि दो जो प्रमुख उद्योग हैं वो संकट में। संकट समझ में आ गया, संकट आए क्यों, वो चुनौतियाँ क्या हैं जिसका नतीजा मंदी हुआ? मंदी इसलिए हुआ क्योंकि दो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक समय के बाद कुछ ढांचागत चुनौतियां आती हैं, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आते हैं। भारत से समझे तो भारत की स्ट्रक्चरल चैलेंजेस थे। भारत में डिमांड घटती चली गई, मिडिल क्लास लिमिटेड होता चला गया, कंपनियां बैंक में कर्ज में डूबती चली गई और हमने वो जो साइकिल 2014-15 से 13-14 से देखा, वो साइकिल फिर रिवाइवल की स्थिति में धीमे धीमे नहीं आया। हमने नहीं देखा कि भारत में कैपेक्स आया हो। तो स्ट्रक्चरल ढांचागत चुनौतियाँ जब आती हैं, और चीन की अर्थव्यवस्था में ढांचागत चुनौतियाँ ठीक उस समय शुरू हुई जिस समय शी जिनपिंग उभर रहे थे और सबसे बड़े नेता के तौर पर बन रहे थे। वो चुनौतियां बाहर से लोगों को इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि 2018 से लेकर 2022 तक का 2023 तक का समय इतनी सारी घटनाओं से भरा हुआ था कि चीन की अर्थव्यवस्था के भीतर जो चल रहा था वो माना जा रहा था कि कोविड के असर के कारण हो रहा है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उठापटक है उसकी वजह से हो रहा था। पर उस कोविड का तो असर था ही, लेकिन उसके पीछे कई दरारें थी नीचे जो चीन की अर्थव्यवस्था में उभरती दिख रही थी और अब वो खुलकर सामने आने लगी। पहली चीज़ जो समझ में आई कि चीन की कंपनियों में पिछले एक साल में जो प्राइस है, फैक्ट्री ग्रेड प्राइस है, उसमें रिकॉर्ड गिरावट आई। 7 साल की सबसे कम कीमतों में बढ़ोतरी हुई। यानी चीन की कंपनियां जो उत्पादन कर रही हैं उसे बेचने के लिए उन्हें अपनी कीमतें कम करनी पड़ रही हैं फैक्ट्री ग्रेड प्राइस में के लेवल पर। उसकी वजह यह कि घरेलू बाजार में भी मांग नहीं है और निर्यात बाजार में भी मांग नहीं है। ऐसी स्थिति जून जुलाई के जो आंकड़े हमारे पास हैं वो बताते हैं कि ये चीन में डिफ्लेशन का संकेत है। चीन जैसी अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन नहीं बर्दाश्त कर सकती क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को की सप्लाई करने वाली अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया को सामान सप्लाई करती। और चीन में जो अब आंकड़े आए वो डिफ्लेशन के आंकड़े बता रहे थे। अब जब चूंकि चीन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां आधिकारिक रूप से मिलती नहीं, सरकार आंकड़े नहीं बताती, तो देर से आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। कोविड के दौरान और कोविड के बीच के दौरान ये आंकड़े हमारे सामने धीमे धीमे आना शुरू हुए थे कि चीन की इकॉनमी में डिफ्लेशन के संकेत मिलने लगे। लेकिन अब खुलकर ये सामने आ गया कि चीन की कंपनियों में फैक्ट्री ग्रेड प्राइस में 7 साल का सबसे कम स्तर दिखाई दे रहा है। अब चीन की कंपनियां उत्पादन कम करेंगी और रोजगार घटाएंगी क्योंकि एक सीमा से अधिक कीमतें नहीं घटाई जा सकती और उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और वही वो नतीजा है कि चीन की सरकार को अपने बेरोजगारी आंकड़े छिपाने पड़े और उसे बताने की स्थिति में नहीं, उसे लेकर चीन की सरकार बेहद दबाव में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये तो बाहर की बात हो गई। अब भीतरी तौर पर देखें, ऐसा भी चीन में पहली बार हुआ, शायद 1980 के बाद पहली बार दिखाई दे रहा है। ये भी ऐसा हुआ 2 साल में पहली बार हुआ जब चीन की अपनी कंज्यूमर डिमांड जो उपभोग मांग है वो सुस्त पड़ने लगी। चीन के भीतर जो खपत होती थी, इतनी विराट आबादी, हाँ इतनी विशाल आबादी है जो इतनी बड़ा खपत करती, वो भी टूट गई। हाउस होल्ड कंजम्पशन चीन के डिमांड का बेस आधार है। चीन की जो भीतरी डिमांड है वो घरेलू खपत से, आम लोगों के खर्च से आती है। जीडीपी में इसका हिस्सा 40% है। 40% के आसपास
चीन का जीडीपी चीनी लोगों की आपस की खपत से बनता है। 2017 तक इस मांग में कोई गिरावट नहीं। संयोग देखिए आप, 2017 तक चीन का जीडीपी और चीन की जो मांग थी, कंजम्पशन डिमांड थी, वो एक साइड में ऊपर सीधे बढ़ रही थी। शी जिनपिंग का पहला कार्यकाल डोमेस्टिक डिमांड के लिहाज से बहुत अच्छा था, कंजम्पशन डिमांड के आसपास था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में ये एकदम गिरी और 4% रह गई। 6.5% की कंजम्पशन डिमांड थी शी जिनपिंग के पहले कार्यकाल में, दूसरे काल में घटकर 4% आ गई। अब स्थिति यह है कि चीन की एक पूरी जनरेशन ने कभी ऐसा दौर नहीं देखा जब चीन की कंजम्पशन डिमांड 4% से भी नीचे आ गई, वो 3% के ऊपर आ गई। पूरी पीढ़ी, 20 साल की एक पूरी पीढ़ी हो गई जो चीन को मांग से खौलता हुआ, मांग से उत्साहित देश के तौर पर देखती थी। 2021 में ये चीन की जीडीपी की दर की आधी रह गई, मतलब 50% कंजम्पशन डिमांड रह गई थी चीन की जीडीपी ग्रोथ के कारण। महामारी के बाद ऐसा लगा कि चीन की अर्थव्यवस्था में जो पैकेज डाले गए उससे डिमांड आएगी, लेकिन डिमांड नहीं आई क्योंकि नौकरियां नहीं वापस लौटी। कोविड ने बहुत सारी नौकरियां खत्म कर दी थी चीन में। फैक्ट्रियां जो शुरू हुई उनको डिमांड की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जॉब में तेजी से कमी आई। अब ये इस आंकड़े को अगर आप देखें तो इसमें आपको 4 अलग अलग लाइनें दिखाई देंगी, अलग अलग रंग की। एक चीन के रियल जीडीपी की है, एक डिस्पोजेबल इनकम की है, एक अर्बन डिस्पोजेबल इनकम की है और एक पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन की है। यहाँ ये जो ग्राफ है, जो लाइन है, ये आपको एक ही दिशा में गिरता हुआ दिखाई देता है। 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब चीन की विशाल आबादी की मांग और खपत टूट रही है, जिससे इसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो पहिया है वो अब चरमरा रहा है। सर, यहाँ पर एक चीज़ समझना चाहेंगे, जैसे ये माना जाता है कि चीन निर्यात का देश है, जिन देशों की मुद्रा कमज़ोर होगी और अगर वो निर्यात के देश होंगे तो उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा है, उनके लिए इससे अच्छी स्थिति कोई नहीं हो सकती कि उनके यहाँ मुद्रा कमज़ोर हो। तो युआन कमज़ोर हुआ लगातार, उसके बाद भी निर्यात को सहारा क्यों नहीं मिला? ये पहली है चीन की जो इस समय चीन को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि चीन हमेशा, जैसा शुभम ने आपको कहा, कि चीन हमेशा कमज़ोर युआन की ताकत पर खेलता रहा। पूरी दुनिया में मानती कि चीन करेंसी मैनिपुलेटर है। चीन बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी करेंसी की कीमत कम रखता है, जिससे कि उसके उत्पाद पूरी दुनिया में सस्ते बिकते हैं बाकी करेंसी की तुलना में। अब इस समय पहली बार ऐसा हुआ जब चीन की मुद्रा युआन डॉलर के मुकाबले बुरी तरह टूट गई, फिर भी निर्यात नहीं बढ़े। हाँ, इसका फार्मूला हम समझें तो हमें समझ में आएगा। आमतौर पर चीन का केंद्रीय बैंक जो है वो $7 प्रति युआन के दर के आसपास एक्सचेंज रेट को मैनेज करता है। मतलब एक डॉलर में करीब करीब 7 युआन आने चाहिए। ये 7 युआन का लेवल है। जैसा भारतीय रिजर्व बैंक के हिसाब से देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक चाहता है कि भारत में 80 से 82 के बीच में या 79 से 81 के बीच में इस रेंज में मुद्रा घूमती रहनी चाहिए। तो चीन का केंद्रीय बैंक भी एक डॉलर में 7 युआन के लेवल तक की करेंसी कंफर्टेबल है। और उसका ये कैलकुलेशन कहाँ से आता है? यहाँ से आया कि इस दर पे उनके निर्यात मैक्सिमम मुनाफा देते हैं, एक्सपोर्ट्स पर बेस्ट रिटर्न आते हैं और इंपोर्ट की कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है। लेकिन हुआ ये कि शी जिनपिंग प्रत्यक्ष रूप से सामने अर्थव्यवस्था को बेहतर दिखा रहे थे, पर कुछ संयोग था कि उनकी तीसरी पारी शुरू होते ही युआन में गिरावट शुरू हो गई। युआन में तेज गिरावट आई। बीते साल जब बीजिंग में, शायद इस खबर पर आपने ध्यान दिया हो, बीते साल जब बीजिंग में शी जिनपिंग की ताजपोशी चल रही थी और जिसमें उन्हें लंबे समय के लिए, मतलब पूरे जीवन के लिए चीन का राष्ट्रपति बनाया गया था, उस वक्त युआन 15 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया था गिरकर। तो चीन की अर्थव्यवस्था के भीतर युआन की कमजोरी और निर्यात की जो डीकॉपलिंग थी वो 2021 के बाद से, कोविड के बाद से होना शुरू हो गई थी। गिरावट हालांकि पहले से थी। अब इस साल जनवरी से अभी तक युआन करीब 5% टूट चुका है। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि युआन दुनिया की सबसे कमज़ोर मुद्राओं में है इस साल डॉलर के मुकाबले। चीन के केंद्रीय बैंक को बैंकों पर सख्ती करनी पड़ी है। युआन में स्पेकुलेशन हो रहा है, उसे रोकने के लिए विदेशी बैंकों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ये माना जा रहा है कि युआन पर गहरी सट्टेबाजी हो रही है। वजह ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड टूटने का सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। उस अर्थव्यवस्था को जो मांग नहीं मिली, उसको कोई भी सहारा चीन की कमज़ोर मुद्रा से नहीं मिला। और इसके बाद एक विशेष साइकिल शुरू हो गया, जहां कमज़ोर मुद्रा जो कभी ताकत हुआ करती थी वो चीन की कमज़ोरी बन गई। और अब वो कमज़ोरी के कारण अगर आप चार्ट देखें तो इस चार्ट के हिसाब से अब ये हो रहा है कि युआन जितना गिरता है, चीन से विदेशी निवेशक उतना ही पैसा बाहर निकालते हैं। और अब एक कमज़ोर करेंसी जिसके जरिए चीन निर्यात कर पाता था, वो उसके वित्तीय बाजार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। मतलब युआन की कमजोरी भी चीन के काम नहीं आई। अब सर, यहाँ पर
चीन की तो पूरी बात हो गई, अब बात करते हैं जापान की। क्या ये ऐसा संयोग है कि जब एक तरफ चीन डूब रहा है, ठीक उसी समय जापान से अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई? जापान चीन के लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली खबर वास्तव में यही है। युआन का टूटना शी जिनपिंग मैनेज कर लेंगे, अर्थव्यवस्था में आंकड़े छिपाए जाएंगे, नहीं बताए जाएंगे, कुछ पता चलेगा कुछ नहीं पता चलेगा, पर जापान की ग्रोथ चीन के लिए ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन और जापान का इतिहास बेहद विवादों भरा और बहुत गहरी प्रतिस्पर्धा का है। जापान का चमकना एक अजीब सा संयोग है, और वो चीन के ढलान के साथ जापान के चमकने से चीन में ज़्यादा बेचैनी। चीन में जब लोगों से बात करते हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, कंपनियों से बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो मुख्य रूप से उभरे हुए स्वर हैं वो ये है कि जापान की रिकवरी, जापान मंदी से उभर रहा है। अगर आप जापान में क्या हो रहा है जानना चाहते हैं तो हम एक इकोनॉमिकम में विस्तार से बात कर चुके हैं कि जापान की अर्थव्यवस्था में किस तरह से रिकवरी दिखाई दे रही है, वापसी दिखाई दे रही है। और पिछले 2-3 महीनों में तो जापान की अर्थव्यवस्था ने कई सारी अनोखी चीज़ों से चौंकाया है। जापान में भी अब जापान का बैंक युआन अपनी करेंसी को गिरने दे रहा है, येन को, जिससे इसके निर्यात को मदद मिल रही है। ताज़ा जो आंकड़े आ रहे हैं वो चीन को बेहद परेशान करने वाले हैं। जून के महीने में चीन में विदेशी निवेश में 2 दशक की सबसे तेज गिरावट आई। आप चौंकेंगे इसको सुनकर कि चीन में विदेशी निवेश घट रहा है। ये चीन के लिए चौंकाने वाली खबर थी। इसीलिए चीन की सरकार तत्काल सक्रियता में आई, उसने कई सारी रियायतें घोषित की, एक पैकेज घोषित किया एफडीआई को आमंत्रित करने के लिए। नहीं तो चीन को कभी इसकी फिक्र ही नहीं थी कि विदेशी निवेशक जाएंगे भी छोड़ के, क्योंकि विदेशी निवेशकों को तो वहाँ आना ही था। वहाँ फैक्ट्री थी, वहाँ उत्पादन था, वहाँ उनको एप्पल भी बनना था, वहाँ टेस्ला की कार भी बननी थी, वहाँ भारत की दवा कंपनियों की दवाओं के फार्मूलेशंस भी बनने थे, वो वहीं से बनकर आते थे और पूरी दुनिया में बिकते थे। डेंग शाओपिंग ने 1987 में पहली बार चीन को विदेशी निवेश के लिए खोला था। तब से अरबों डॉलर चीन में दुनिया से पहुंचे, कभी उसकी वापसी नहीं दिखाई दी। कोविड के दौरान भी नहीं हुआ। ये पहले निवेश फैक्ट्री में गया, उसके बाद शेयर बाजार में गया, लेकिन अब मंदी, विदेशी मुद्रा और युआन की कमजोरी के कारण निवेशक हाथ खींच रहे हैं। पर चिंता यह नहीं कि निवेशक हाथ खींच रहे हैं, चिंता यह है कि विदेशी पूंजी निवेशक चीन से अपना झोला उठाकर जापान में उतर रहे हैं। यानी बीजिंग से, शंघाई से, गुआंगजू से चलते हैं और टोक्यो और ओसाका में उतरते हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक ताज़ी रिपोर्ट आई जो बताती है कि 2017 के बाद लंबे टाइम के लिए निवेश करने वाले जो फंड्स हैं हांगकांग के और यूरोप के और अमेरिका के, वो हांगकांग के बाज़ारों में बिकवाली कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और जापान में अपना फंड शिफ्ट कर रहे हैं। जापान में इनको आर्बिट्राज का एडवांटेज भी मिल रहा है, क्योंकि जापान का सेंट्रल बैंक अपनी मौद्रिक पॉलिसी को उम्मीदों से कहीं ज़्यादा और लचीला रखे हुए। जापान लंबी मंदी से उबर रहा है। हमने पिछले तिमाही में 6% की विकास दर देखी, पूरी दुनिया को चौंकाने वाली विकास दर थी जापान में, और वहाँ पर इंटरेस्ट पर यील्ड भी बेटर हो रही है। तो जापान की जो लौटती आर्थिक ताकत है वो चीन की सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती है, चीन सबसे बड़ा कूटनीतिक चैलेंज है। क्योंकि अगर आप इतिहास के तौर पर देखें तो जिन वर्षों में पिछली सदी के जिन वर्षों में जापान की ढलान शुरू हुई थी 1980-1990 के बाद, वहीं से चीन की यात्रा ऊपर की तरफ शुरू हुई थी। 80 के दशक में प्लाजा अकॉर्ड के बाद जापान की अर्थव्यवस्था संकट में गई, और 85-86 के बाद डेंग शाओपिंग के सुधारों के बाद चीन की अर्थव्यवस्था ने आगे आना शुरू किया और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई, जबकि जापान एक लंबी मंदी में धंस गया। तो क्या ये चक्र घूम रहा है, वापस लौट रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो चीन के लिए बड़ी चुनौती है। सर, अब इस सब के अगर चीन में जो कुछ हो रहा है समझ में आ गया, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? इसीलिए हमने इसको आज इस चीन की चर्चा को राजनीतिक संदर्भ में समझने की कोशिश की, क्योंकि भारत में चीन को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। भारत की चीन पर निर्भरता भी है, भारत चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी है। चीन के साथ हमारे रिश्ते, लव हेट, कारोबार और एक दूसरे से टकराने के बने रहे। 2018 में कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया कि शी जिनपिंग के कार्यकाल में किसी भी राष्ट्रपति के लिए 2 साल दो कार्यकाल का नियम था, उसे हटा दिया, और 2018 में शी जिनपिंग को हमेशा के लिए चीन के राष्ट्रपति बनाने की इजाज़त दे दी। ये बड़ा बदलाव था चीन की राजनीति में जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। अभी बिल्कुल नई तरीके की परंपरा थी, लोग उनको सम्राट शी, एम्परर शी कहने लगे। लेकिन जिस समय उनका राजनीतिक सूर्य तप रहा था, जिस समय शी जिनपिंग की राजनीतिक ताकत उभर रही थी, ठीक उसी समय इकॉनमी उनके हाथ से निकलने लगी। अब शी जिनपिंग एक ऐसे राजा हो गए हैं या ऐसे सम्राट हो गए चीन के। शी जिनपिंग के 2 टर्म्स के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था की हालत देखिए।
और इन खास आंकड़ों को देखिए, जीडीपी देखिए, डिस्पोजल इनकम देखिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए। पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल दोनों में बड़ा फर्क है। दूसरे कार्यकाल में सारे पैरामीटर्स गिरते हुए में दिखाई देते हैं। तो यही वो दौर था जब राजनीतिक रूप से शी जिनपिंग बड़ी ताकत थे, पर उसी समय विरोध शुरू हुए, नौकरियां जाना शुरू हुई, और तभी उसका किस्सा हमने आपको शुरुआत में बताया कि जीवनी बदली गई और नए नायक पढ़ाए जाने लगे। लेकिन जब तक ये कुछ होता तब तक कोविड आ गया, और कोविड पूरी अर्थव्यवस्था और आर्थिक कमजोरी चीन की कोविड की समस्या के भीतर के मामले के प्रसंग में ढक गई, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में ढांचागत कमजोरियां थी, पर कोविड के कारण उन पर चर्चा नहीं हो पाई। ये माना गया कि महामारी आई, पूरी दुनिया में संकट आया, चीन में भी कारोबार बंद हो गया। अब यह माना जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति को कोविड की सख्ती बंद करने के लिए और बाजार खोलने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि चीन के शहरों में काफ़ी विरोध हुआ था और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। दोहरी बेरोजगारी 2018 से ही बेरोजगारी शुरू हो गई थी, 2020-21 में और ज़्यादा हुई। तो अगर हम ये माने कि 2018-19 के दौरान चीन में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा थी, विरोध आंदोलन हुए थे, सख्ती करनी पड़ी थी, तो अब तो और ज़्यादा मुश्किल वक्त है। अब तो स्थिति यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था 80 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर विकास दर पर है, और अब उनकी राजनीतिक ताकत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो इस संकट से कैसे उभरेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि चीन में शी जिनपिंग की राजनीतिक ताकत तब तक ही है जब तक चीन की आर्थिक ताकत है। चीन की अर्थव्यवस्था अगर पूरी ताकत के साथ मूव करती रही और दुनिया को लीड करती रही, तो ही शी जिनपिंग की आर्थिक ताकत बन पाएगी। दुनिया की चिंता सबसे बड़ी शुभम इस बात को लेकर है कि चीन की जो भीतर की राजनीति है वो जो भी है, पर दुनिया को चीन का विकल्प नहीं मिल पाएगा इतनी जल्दी। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी का मतलब है पूरी दुनिया में महंगाई, क्योंकि चीन ही एक ऐसा देश है जो अपने सस्ते उत्पादों की आपूर्ति से पूरी दुनिया के बाजारों में महंगाई को कंट्रोल रखता है। दुनिया के हर देश में जो उत्पादन महंगे हैं या जिनके लिए वो लागत नहीं लगाना चाहते, वो सारे उत्पादन चीन से आते हैं। अगर चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आई, चीन की कंपनियों ने उत्पादन कीमतों में बढ़ोतरी की अपने घाटे की भरपाई के लिए, तो दुनिया के बहुत सारे देशों में महंगाई वापस लौटेगी और ज़्यादा लौटेगी, दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी। और आपको दिख रहा है, जैसे हमने आपको, अगर आप मनी 9 के कार्यक्रम देखते हैं तो हमने आपको बताया कि एक छोटी सी चीज़ ले लीजिए, भारत में जो फ्लैट टीवी सेट है, उनके कुछ कंपोनेंट्स जो चीन में बनते हैं जिनकी कीमतें बढ़ गई, और इसलिए भारत में 10 से 20% केवल टीवी सेट महंगे हो गए। तो चीन की अर्थव्यवस्था में जब मंदी आएगी, कीमतें बढ़ना शुरू होंगी, कंपनियां फ़ायदे निकालने की कोशिश करेंगी, तो बाकी देशों में महंगाई आएगी, और इम्पोर्टर्स तो परेशान हैं, जो चीन के सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2017 में एक चीन में एक फिल्म आई थी, वहाँ से हम आपको इसकी राजनीति का मर्म बताते हैं, जहाँ जाकर चीन फंस रहा है। 2017 में चीन में एक फिल्म आई थी, इसका नाम था वुल्फ वॉरियर 2। ये भारत में कुछ सनी देओल, सलमान खान की गदर जैसी फिल्म थी। चीन में भी ऐसी फिल्में बनती हैं। तो वुल्फ वॉरियर नाम का एक वॉरियर है, जिसमें चीनी सेना के एक स्पेशल ऑपरेशन टीम का एक सिपाही है जो बगावत कर देता है, जैसे कि हमने भारत में भी ऐसा देखा है, और अमेरिका उसका दुश्मन नंबर 1 है। और ये सिपाही अफ्रीका में जाकर अमेरिकी सैनिकों से बदला लेता है, और वहाँ जाकर उन्हें ध्वस्त करता, काफ़ी पॉपुलर, जैसे कि हम आज भारत में इस तरीके की मूवीज़ देखते हैं। ये फिल्म चीनी राजनीति में, वुल्फ वॉरियर 2 चीन की कूटनीति में एक किस्म का प्रतीक बन गई थी, और चीन की डिप्लोमेसी को इस फिल्म के बाद वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहा जाने लगा था कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है। यही वो वक्त था जहाँ से माना जाता कि ये पहली बार फिल्म दुनिया में रिलीज़ की गई अमेरिका में और दुनिया के बाज़ारों में, जिसके जरिए शी जिनपिंग ने ये संकेत देने की कोशिश की कि चीन अब पश्चिम के खिलाफ आक्रामक है, चीन की कूटनीति बेहद आक्रामक है। इसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग की ताकत बढ़ती चली गई और उनकी कूटनीति को वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहा गया। और हमने देखा अभी कि शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में कू किया, ईरान और सऊदी अरब के हाथ मिलवा दिए, नाटो के विरोधी रूस के साथ बैठकर सारे ट्रेड डील साइन किए। चूँकि चीन के पास आर्थिक प्रगति थी, विदेशी मुद्रा भंडार था, अफ्रीका के देशों में और दुनिया के कई सारे देशों में कर्ज के जरिए गहरी पहुंच थी और उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर चीन के कर्ज का प्रभाव था, चीन ने सीधे आंख में आंख मिलाकर पश्चिम से मोर्चा लिया, दुनिया की कूटनीति में बड़ा फेरबदल किया। लेकिन अचानक कोविड के बाद पिछले 2-3 सालों में कुछ ऐसा हुआ है जब शी जिनपिंग तो बेहद ताकतवर है, लेकिन अर्थव्यवस्था या चीन एक किस्म के दोराहे पर है। मुझे वुल्फ वॉरियर फिल्म का एक संवाद याद आता है। उस संवाद में वो
भारतीय सिनेमा के तरीके से वो जो नायक है वो ये कहता है कि जो चीन का दुश्मन है वो दुनिया में कहीं भी हो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इस संवाद का बहुत इस्तेमाल हुआ कूटनीतिक चर्चाओं में जब चीन के बारे में लिखा गया। ये भी इस संवाद का इतिहास भी ये है कि 141 ईसा पूर्व एक हान वंश का जनरल था, जिस जनरल ने ये कहा था कि दुनिया में जो भी हान का दुश्मन है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो उसी संवाद का इस्तेमाल करते हुए इस फिल्म में ये नायक, इसका वुल्फ वॉरियर का नायक कहता है कि दुनिया में जो भी चीन का दुश्मन है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। संकेत यह था कि पूरी दुनिया में पश्चिम के देश या बाकी देश चीन से टकराने की हिम्मत ना करें, क्योंकि चीन बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन अब परिस्थिति ये है कि चीन के भीतर की मंदी और चीन के भीतर की आर्थिक चुनौतियां इतनी ज़्यादा हैं कि दुनिया ये मान रही है कि शी जिनपिंग की ताकत यहाँ से क्षरण की तरफ जाएगी। शी जिनपिंग की ताकत में कमजोरी आ सकती है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था अगले 6 महीने में नहीं उभरी तो चीन के शासक उस खतरे की तरफ बढ़ेंगे जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं, और वो है चीन के भीतर जनता का विरोध, जन विरोध। और अगर वो जन विरोध सड़कों पर आ गया, जिसके लिए 2019 से 2018 से शी जिनपिंग जिसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीन की अर्थव्यवस्था में, चीन की राजनीति में क्या बदलाव होंगे ये देखने की बात होगी। तो चीन की मंदी किसी अन्य देश जैसी मंदी नहीं है। चीन की मंदी के बहुत सारे बहुआयामी असर हैं। हमने आज इसको समझने की कोशिश की। हम लगातार आपको चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या चल रहा है मनी सेंट्रल में बताते रहेंगे। नई नई घटनाओं और खबरों के साथ आपके पास सूचना लेकर आते रहेंगे। चलिए, ये था अर्थात अब बारी आपके सवाल जवाबों की। सर, विनोद जी का एक सवाल, वो कह रहे हैं कि चीन से हमेशा आयात बढ़ता ही क्यों रहता है भारत में? क्योंकि हमारे पास वो उत्पाद या वो सेवाएं नहीं हैं जिनके लिए हमें बनाने की। तो और चीन से आयात करने वाले दुनिया के बहुत सारे देश हैं। दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग के विकास का जो पिछला दौर था वो दौर इस तरह का था जिसमें पूरी दुनिया एकजुट थी और अलग अलग देशों में उनकी अपनी आर्थिक क्षमताओं के हिसाब से वहाँ उत्पादन क्षमताएँ लगाई जाती थी। पूरी दुनिया ने WTO के तहत अपने इम्पोर्ट ड्यूटी कम की थी और एकीकृत अर्थव्यवस्था बनाई गई थी। तो इसलिए जो नियम थे, वो जो व्यवस्था थी, ये थी कि हर देश हर चीज़ क्यों बनाए, जिस देश के पास जो अपनी ताकत है वो बनाए और दुनिया को बेचे और दुनिया में सस्ती कीमत पर, कम कीमत पर कारोबार हो। ये सारी व्यवस्था 2017, 18, 19 तक चलती रही। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये परिस्थितियाँ बदलना शुरू हुई। तो बहुत सारी चीज़ें जो भारत नहीं बना सकता और बहुत सारी चीज़ें चीन भी नहीं बना सकता। ऐसी परिस्थिति है कि चीन के पास भी नहीं है। तो ग्लोबल एकीकृत अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत भी उससे आयात करता है। पर अगर आप आत्मनिर्भरता की रोशनी में देखने की कोशिश करें तो हाँ, सही बात है कि भारत के पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, बेसिक केमिकल्स, दवाएँ, इन सब चीज़ों की उत्पादन क्षमताएँ नहीं है। विष्णु जी का एक सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट कर रही है, नई ट्रेनें चला रही है, उस पर पैसा खर्च कर रही है। क्या आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट क्वालिटी में कोई सुधार आ सकता है रेलवे की? रेलवे स्टेशनों की सूरत तो बदली है, निवेश भी बढ़ा है। ट्रेनों की अभी भारतीय रेल की आर्थिक परिस्थिति उतनी बेहतर नहीं हुई है। वंदे भारत जैसी ट्रेनों को जो हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ट्रेनें अच्छी हैं पर उनके बिजनेस मॉडल, उनका रेवेन्यू मॉडल ठीक नहीं है और कम घाटे में हैं। सीटें खाली हैं, सरकार को उस पर, रेलवे मिनिस्ट्री को उस पर डिस्काउंट देना पड़ता है। तो ट्रेन की सर्विस बेहतर करना और ट्रेन की सर्विस को सब्सिडी रहित बनाकर सही ढंग से बनाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भारत में अभी ट्रेन की सेवाओं में काफ़ी निवेश की भी ज़रूरत है और सही ढंग से उसके टैरिफ की भी ज़रूरत है। पिछले 2-3 साल में, 4 साल में भारत में कोशिश हुई कि रेलवे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, नई कंपनियां आए निवेश के लिए, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और चूंकि भारत में तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक साथ ग्रो कर रहे हैं तो उसमें रेलवे सबसे पीछे रह जाती है, क्योंकि एविएशन तेज़ी से बढ़ रहा है, रोड्स बन रही हैं तो रोड्स के से भी बहुत सारा ट्रैवल हो रहा है। तो जो 500-1000 किलोमीटर के ट्रैवल लोग ट्रेन से करते थे वो रोड से करने लगे। तो रेलवे इस पूरी होड़ में सब पीछे रह गया है ट्रांसपोर्ट की ग्रोथ की होड़ में, और यही उसके घाटे की या उसकी आर्थिक चुनौती की बड़ी वजह है। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात में क्या खास? इनकम की बात में हम आपको फिर याद दिलाएंगे कि अगर आपके पास मनी9 का सुपर ऐप नहीं है तो आप सुपर ऐप तत्काल डाउनलोड कर लें। और अब सुपर ऐप आपको एंड्रॉयड के साथ iOS पे भी उपलब्ध है। बहुत सारे लोग हमको मैसेज करके, फ़ोन करके पूछ रहे थे कि ये iOS पर कब उपलब्ध होगा। तो एंड्रॉयड के साथ ये फ़ोन iOS पर उपलब्ध है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सुपर ऐप में, मनी9 के सुपर ऐप में आपको बहुत सारी छोटी और बहुत ज़रूरी जानकारियाँ, बहुत छोटी सी 1 मिनट की के शॉर्ट वीडियो और फील्ड्स के तौर पर मिलती हैं, जहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं जिन्हें आप चलते फिरते जानना चाहते हैं और अपने
निवेश के फैसले बेहतर करना चाहते हैं। मनी 9 का सुपर ऐप डाउनलोड करें, सवाल पूछें हमसे। ये अपने तरीके का पहला ऐप है जहां पर आप सीधे हमारे कार्यक्रम में उसी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, सीधे सवाल पूछ सकते हैं, लाइव शोज़ में शामिल हो सकते हैं और हमें बताएं बार बार कि हमें और क्या करना चाहिए सुपर ऐप पर, कौन कौन सी और चीज़ें जोड़नी चाहिए जो आपकी ज़रूरत के लिए। हम और भी कई सारी नई चीज़ें इस सुपर ऐप पर लेकर आ रहे हैं, इसके अलावा जो हम आपको अभी दे रहे हैं। सर चलते चलते कोई किताब और बताने वाले थे आप? एक किताब बर्गर जोना की मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प किताब है। इसका नाम है कंटेजियस वाई थिंग्स कैच ऑन। ये बड़ी दिलचस्प सी किताब है, कुछ ताज़े संदर्भों के साथ ये बताती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ें अचानक तेज़ी से पॉपुलर कैसे होती हैं और कंटेजियस होकर फैलती कैसे चली जाती हैं। चाहे वो सोशल नेटवर्क हो या वो इकॉनमी हो या वो इंडस्ट्री हो या वो किसी की बात हो, ये पूरी साइंस कैसे काम करती है, कैसे कोई चीज़ कंटेजियस हो जाती है, एकदम फैल जाती है और ऐसी चीज़ें बनाने की तैयारियां कैसे की जाती हैं। इस पर बेहद दिलचस्प किताब है जोना बर्गर की। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी रही है। चलिए, तो ये था हमारा इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने ढेर सारे सुझाव, ढेर सारे सवाल भेजिए, अगले इकोनॉमिकम में इसको शामिल करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।